जितनी स्पेस मिल सकती है उनके लिए हम वो एलोकेट करें। इससे पहले कि मैं आपको तकलीफ दूं और आपसे मैं पूछूं, जो चीजें कल रात से अब तक मेरी और मेरी टीम की यानी नॉलेज में और इंफॉर्मेशन में आए हैं कि क्या क्या कंफ्यूजन या डिस्कशंस हैं, वो मैं समझता हूँ कि जो मेन मकसद है उसको क्लैरिफाई करना भी बहुत जरूरी है। वो चंद चीजें हैं जो हमने कल से आज तक नोट की हैं एज ऑफ टुडे। एक तो ये है कि जी ये पाटा जो कि न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं NMDs, उसके हवाले से काफी क्वेश्चन थे कि जी ये एग्जम्पशन कुछ लोग कहते हैं हुई है, क्यों हुई है, बहुत डिबेट चल रही है जाहिर है। लेकिन ये जो प्राइम मिनिस्टर अभी रिसेंटली पेशावर में गए थे जहां तमाम पॉलिटिकल पार्टीज KP से मौजूद थी और उनकी जो केयर टेकर गवर्नमेंट मौजूद थी, गवर्नर हाउस में मीटिंग गवर्नर साहब भी थे, तो ये उस मीटिंग में ये अच्छा खासा इसके ऊपर डिस्कशन हुई और वहां की एक बड़ी यानी ऑलमोस्ट यूनानिमस ये रिक्वेस्ट थी कि इसको एक्सटेंड किया जाए। तो उसको हमने इसलिए एक साल के एक्सटेंड किया है। इसका आपने देखा कल हमने कर दिया। रात मुझे बहुत हैरानगी हुई कि कुछ टेलीविजन पे टिकर चल रहे थे कि जी दूध के ऊपर 9% सेल्स टैक्स लग गया। तो वो फिर डिबेट ये हो रही थी कि जी कल ग्वाले भी बढ़ा देंगे, हालांकि उन पर कोई असर होना नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि वो जो है अपना आपके मिल्क पैक इस तरह के जो होते हैं प्रोसेस मिल्क, वो उसके ऊपर यानी अगर लग गया तो वो लामहला, ये हमारी माजिद की तो यही रवायत है। तो वो मैंने कहा ये तो लेट मी टेल यू कि दिस वाज वन ऑफ द प्रपोजल। मेरा ख्याल है कि किसी को पुराना अपना हमारे लोग यहाँ हैं जिनको हर चीज कागज मिल जाते हैं और वो पहुंच जाते हैं, चाहे वो उन्होंने पता नहीं क्या रखा हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मेरा ख्याल है वो किसी को पास पुराना पेपर चला गया, क्योंकि मुझे काफी मैसेज इसके ऊपर आए और फिर टीवी पे भी वो चल रहा था। तो हम क्लैरिफाइंग कि कोई मिल्क के ऊपर आपके पास फाइनेंस बिल मौजूद है, आप उसमें चेक कर ले, लेकिन ये गालिबन जो हमारे प्रपोजल्स अंडर डिस्कशन थे उसके नतीजे में ये निकला है। बाय द वे दिस वाज द प्रिसाइज रीजन कि जिस पे प्राइम मिनिस्टर ने एग्री किया कि फिर ठीक है कि क्योंकि अगर ये होगा तो मेरी भी ये व्यूज थे कि ये ग्वाले जो है वो अगले दिन पूरे पाकिस्तान में 10% उन्होंने इंक्रीज कर देनी कीमतों दूध की। तो वो हर यानी गरीब से गरीब की भी रिक्वायरमेंट है, चाय के लिए, बच्चों के लिए। और आपको पता होगा कि ऑलमोस्ट 90% जो है वो ये नॉन पैकेज में इस्तेमाल होता है। मेरा ख्याल है चेयरमैन साहब क्या नंबर ऐसी है, तो ये 10% सिर्फ मिल्क के इस्तेमाल होता है। और 10% की इंक्रीज ने पूरे 90% पे बगैर किसी वजह के, जैसे वो 5 रुपए डीजल होता था तो नाल 1 रुपए चीजों की कीमतें 2 बढ़ा देते, वो होना था। तो वो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए ये नहीं किया और ये पार्ट नहीं है। मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ, कैटेगोरिकल देयर इज नो लेवी ऑफ सेल टैक्स ऑन दिस पैकेज मिल्क। तीसरी जो बहस चल रही है और मेरे साथ भी कल मैंने 2 प्रोग्राम जो प्री कमिट किए हुए थे चंद महीनों से मैंने वो किए, तो दो चैनल्स के साथ, उसमें भी एक में ये जिक्र हुआ लोग भी कि जी ये इतना बड़ा नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो क्या इकट्ठा हो जाएगा 2963। यस, वो डूएबल है। और उसकी वजह यह है कि सबसे पहले तो इसमें स्टेट बैंक के प्रॉफिट्स है प्रोजेक्टेड 11 से 13 अरब, और उसकी वजह यह है कि ये जो 3,500 4,000 से नीचे प्रोजेक्शन थी जो 7,300 में चली गई है, ये सारा साइकिल है। आप माशाल्लाह समझते हैं कि जब स्टेट बैंक वो यानी उनको देता है OMO और वो फिर गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स खरीदते हैं, तो ये अल्टीमेटली जो स्टेट बैंक को जो प्रॉफिट होता है तो दैट इज स्टेट बैंक अपना फेडरल गवर्नमेंट को वो डिविडेंड के तौर में ये प्रॉफिट देते हैं, ये देते हैं, शेयर देते हैं। तो वो हमारी बड़ी रियलिस्टिक वर्किंग है। स्टेट बैंक और ने अपना इंडिपेंडेंट तमाम वर्किंग करके ये फिगर जो है वो यानी कमिट किया है और गवर्नमेंट को कन्वे किया है। दूसरी मेजर आइटम है PDL, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, वो 869 बिलियन 69 अरब इसमें प्रोजेक्टेड है। ये 2 आइटम आप मिला लें तो ये 2 बिलियन तो यही हो जाते हैं, सिर्फ ये 2 आइटम्स। तो उसमें भी मुझे भी पूछा कि ये कैसे होगा, इस साल तो नहीं हुआ वगैरह वगैरह। उसमें 2 चीजें, एक ये है कि पिछले साल आपकी 50 रुपए थ्रू आउट दी
पीरियड ऑफ फिस्कल ईयर वो नहीं थी, वो ग्रेजुअली हुई। IMF की जो कंडीशंस जो मानी हुई थी माजी में, उसको इम्प्लीमेंट करते करते आप एक टाइम लाइन के साथ उसको, पहले तो वो डिले हो गई जब पिछली गवर्नमेंट ने नहीं किया और रिवर्स कर दिया, तो उसको पूरा किया गया। तो पूरे साल 50 रुपीज पर लीटर उसमें नहीं था। दूसरा ये कि इसको बेस किया गया कि जो लेटेस्ट लास्ट क्वार्टर के जो कंजम्पशन के फिगर्स हैं इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के, तो आई थिंक कैलकुलेशन इज वेरी रियलिस्टिक और इंशाल्लाह ये मीट होगी। इसी तरह इंटरेस्ट डिविडेंड्स वगैरह 260 बिलियन, तो ये मैं अर्ज कर रहा था कि इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो बहुत ओवर प्रोजेक्टेड है। दे आर ऑल वेल डिबेटेड, वेल कैलकुलेटेड विद द रेलेवेंट जो है इंस्टीट्यूशंस। इसी तरह था कि जी ये जो टोटल टैक्स है, ये मुझे सवाल रात कीजिए, 7200 पहले इस साल 7600 प्लस था, अगले साल ये आप रिवाइज कह रहे 7200 होगा, तो ये कैसे 9200 होगा? तो इसमें कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। जो टेक्निकल इस काम में इन्वॉल्व रहते हैं और रहे हैं माजी में या आज भी, उनको बड़ा सिंपल पता है कि आपकी अगले साल की टैक्स कलेक्शन में दो मेजर फैक्टर होते हैं। आपकी इन्फ्लेशन क्या प्रोजेक्ट हो रही है, आपकी ग्रोथ क्या प्रोजेक्ट हो रही है। वो तो दैट इज टेकन फॉर ग्रांटेड कि इसमें इतना तो बढ़ना ही बढ़ना इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ प्रोसेस। तो जो 7200 है, अगर आप 21.5% इन्फ्लेशन 3.5 वो ले 24.5, तो करीबन आपका जो है 1800 बिलियन तो ये हो जाता है। तो आप ऑलमोस्ट 9000 पे हमारे नए टैक्स में ये जो हैं, जब मैं कहता हूं कि टैक्स हमने नहीं लगाया तो सिर्फ 200 अरब के हैं, और वो भी ऐसे हैं कि जिसमें या डॉक्यूमेंटेशन की वजह से या मसलन वो कहा जी 0.6% वो जो है कैश टू डॉल पे लगा दी। कैसे डॉक्यूमेंटेशन करनी है? नया मेजर नहीं है ये चंद साल पहले तक ये लगा हुआ था। इसको अलबत्ता खत्म जरूर किया पिछली हुकूमत में, तो मैं समझता हूं कि खत्म नहीं करना चाहिए था। अभी भी जो ये प्रेफर करते कि हमने नॉन फाइलर रहना है, हमने कैश ट्रांजैक्शंस करनी है, हम जो है इनफॉर्मल इकोनॉमी का जो हमारा हिस्सा उसको हमने नहीं आने देना, तो लेट देम पे प्राइस। तो मैं समझता हूं कि ये मैं इसको एज सच टैक्स नहीं कहता। मैं समझता हूं कि ये जो 200 बिलियन के टैक्स मेजर्स हैं वो मोस्टली इस टाइप के हैं जिसमें आपने या डॉक्यूमेंटेशन को तरवीज देने की है या कोई नॉर्मली दूज की है, तो दे आर नॉट रियल न्यू टैक्स मेजर्स। और ये भी डायरेक्ट है बाय द वे, ये इन्फ्लेशनरी भी नहीं है। इसमें ऑलमोस्ट 180 चेयरमैन साहब 175 बिलियन आउट ऑफ द एंटायर अमाउंट ऑफ अबाउट 205 बिलियन के जो नए मेजर्स हैं वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे, यानी जो निकाल रहे पैसे उसके ऊपर पड़ने हैं, तो उसका कोई इन्फ्लेशनरी नहीं है इम्पैक्ट जो है। इसी तरह जैसे मैंने कहा रिवाइवल ऑफ एक अच्छी स्कीम है टू डिस्करेज कि जी आप कैश की बजाय उसको आप इस्तेमाल करें। इसी तरह PDL के रेट पे भी मुझे रात सवाल हुआ कि जी क्या आप कोई बढ़ाने जा रहे हैं। मेरी इस गवर्नमेंट की कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन वो 4 शेड्यूल में ऑलरेडी फेडरल गवर्नमेंट की पावर है, ये एनॉमली है कि 5वें शेड्यूल में नहीं थी, वो दी गई है, बट दैट डजंट मीन कि उसको हमको इस्तेमाल करके तो 50 रुपए लीटर से ऊपर जाने का कोई प्लान है। कोई ऐसी बात नहीं है, बट इट इज जस्ट टू रिमूव दैट अनॉमली कि 5 शेड्यूल्स है, 4 में गवर्नमेंट के पास है वो दे कैन चेंज, बट 5वें में नहीं है जिसमें फॉल करती है। इसी तरह क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड के यूज की बात रात मुझे उसके मैसेज आए कि जी ये जो इस्लामाबाद में हमने कहा है कि जो 15% जो रेस्टोरेंट पे आप जाएं कैश पे GST देते हैं, अगर आप शायद मैंने तकरीर में कह दिया क्रेडिट कार्ड वो इस्तेमाल करेंगे तो आपको 5% मिलेगा। उनका डेबिट भी होना चाहिए, डेबिट कार्ड आर इंक्लूडेड, डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो। मकसद ये है कि डॉक्यूमेंटेड कंजम्पशन आप अपने कार्ड से इस्तेमाल करें, चाहे वो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, और आप उसमें आपको 1/3 कर दिया गया है 15%। अगर आप कैश पे आज भी देंगे तो फिर ऑब्वियसली द सेल टैक्स रिमेन्स इन रेस्टोरेंट्स के ऊपर 15% जी। इसी तरह ये बड़ा कल से फेमस चल रहा है कि जी 111 सब सेक्शन 4 शवाज राना साहब का फेवरेट कल से चल रहा है सब्जेक्ट। तो ये क्या कर दिया यार, जितनी बिजनेस कम्युनिटी मुझे आके मिली है, ये अभी चंद साल पहले 5 साल पहले आपने उनको $100,000 रफली दिए हुए थे, आपने वो 10 मिलियन रुपीज दिए थे जो कि 104 पे डिवाइड करे, बल्कि एवरेज 102 पे, तो वो $99,500 $100,000 आपने उसको आधा कर दिया, रेट कहीं चला गया।
आई हैव नॉट मेट एनी चेंबर ऑफ कॉमर्स जिसने ये डिमांड ना की होगी जी, वो एक हमें एक फैसिलिटी थी, हमें अपनी वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है, चीजें होती है, हम लोगों से अपने रिश्ते मंगवा लेते हैं इस तरह, तो उसको रिवाइव किया गया। इट इज नॉट अ न्यू मेजर, इसको करेक्ट किया गया है और उसको आज से 5 साल पुराने की सतह पे लेके जाया गया कि जी, तो इसलिए मेरा ख्याल है इसमें ना हमें कोई परेशान होने की जरूरत है, ना हमें कोई, ना ये कोई नई एमनेस्टी स्कीम है, ये ऑलरेडी लॉ में मौजूद है और इसकी लिमिट को करेक्ट किया गया जहां ये पहले थी, और वो मैंने कोट कर दिया, आप चेक कर ले, आई एम श्योर कि सबको याद होगा 10 मिलियन होती थी और अपने $102 का था, तो वही अमाउंट हमने, और ये सबकी डिमांड ऑलमोस्ट अक्रॉस द बोर्ड, हमने दर्जनों मीटिंग की हैं, वो बिजनेस कम्युनिटी के जी ये हमसे ज्यादती की, आपने बिल्कुल यानी क्रिपल करके रख दिया, तो वो एक गवर्नमेंट ने फैसला किया कि उसको रिवाइव होना चाहिए। आई थिंक इट्स अ गुड मेजर और आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए। इसी तरह ये जो है विंडफॉल का सवाल हो रहा है सेक्शन 99D कि जी ये क्या है। देखिए हमारे मुल्क में सिर्फ नहीं, कई ममालिक में, आपको कम से कम हाफ ए डजन तो कंट्रीज के दे देता हूं जिसको चाहिए इस मीटिंग के बाद, नाम भी और कवानीन भी। भाई अगर कोई इंडस्ट्री में विंडफॉल गेन होता है, वो ऑब्वियसली इट इज एट द कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, एट द कॉस्ट ऑफ पीपल ऑफ दैट कंट्री। तो उन्होंने अपने कानून कवानीन बनाए हुए, उसके ऊपर द गवर्नमेंट ऑफ द डे वहां वो उसको विंडफॉल को, उस इंडस्ट्री को सिलेक्ट करती है, कोई अकेले को नहीं करती, और उसके ऊपर एक टैक्स लगा देती है। ये हमारी बड़ी कैंडिडेट इसमें बहस हुई है और इसमें हमने पूरी रिसर्च भी की है और हमारा ये फिर फैसला हमने किया कि इसको कानून में होना चाहिए, ताकि अगर कोई ऐसा विंडफॉल आए कहीं बहुत बड़ा, तो उसको कानून अवेलेबल हो कि आपको नया कानून ना लाना पड़े उस वक्त, तो वो अवेलेबल हो जाएगा इस इंशाल्लाह फाइनेंस बिल पास करने के बाद। नाउ रेट पे हमारी काफी बहस हुई, किसी ने कहा जी कि 90% होना चाहिए। देखिए ये प्रोफेशनल हमारी ये नहीं है कि हम अकेले बैठ के मैं फैसला कर लेता हूँ या प्राइम मिनिस्टर बेचारे फैसला कर लेते हैं। वी गो थ्रू ए प्रोसेस ऐसे फैसलों, इसमें तो हफ्तों की और महीनों की मेहनत है। तो उस पे मैंने अर्ज किया कि 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मे आस्क व्हाई, क्योंकि 39% जनरली आपका टैक्स रेट है ऑन दी कॉर्पोरेट सेक्टर, और सीबीटी सॉरी स्पेशल टैक्स आपने सुपर टैक्स लगाया हुआ 10% तक, तो उसको हो गया 49। तो ये इसलिए वो 100% हो ही नहीं सकता था। तो माई कॉलीग्स अंडरस्टूड कि जी, क्योंकि अनलेस यू एग्जम्प्ट कि जब ये लगेगा तो फिर वो बाकी टैक्सेशन से एग्जम्प्ट होंगे, तो वो तो एक रूटीन के टैक्स तो देते ही है ना उसके ऊपर वो। तो ये हमारा एक वेल थॉट आउट एक हमने अपना टैक्सेशन सिस्टम में कानून लाए हैं। इंशाअल्लाह इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग, और जहां ये जरूरत होगी, जो अननेसेसरीली जो सेक्टर या जो अपना सेगमेंट अपना कंज्यूमर को और आवाम को गैर जरूरी उनको एक्सप्लॉयटेशन, मैं तो कहूंगा कि जरिए इस तरह के पैसे बनाएगा, तो मैं समझता हूं कि फिर ये पैसे बल्क ऑफ इट शुड कम बैक टू द एक्सचेकर, ताकि वो आवाम के लिए इस्तेमाल किए जाएं। तो ये कानून उस हवाले से है। आई होप आई एम क्लियर। अगर कोई और सवाल होगा मैं कर दूंगा। कुछ हुआ कि जी बहुत ज्यादा हमने सब्सिडीज दे दी है। मैंने भी आपको सब्सिडीज का नंबर भी दिया भाई दी कि सब्सिडीज का नंबर है हमारा ऑलमोस्ट 1074 और समथिंग 1074 आई थिंक। तो वो बेसिकली उसमें ओवर 900 बिलियन इज पावर सेक्टर अलोन। मैं इसको सिर्फ क्लियर कर रहा हूं। मैं समझता इस पे हमें मजीद मेहनत करने की जरूरत है इस सेक्टर के ऊपर, और इंशाअल्लाह हमने ऑलरेडी बहुत काम किया इन पिछले 7-8 महीने में इसके ऊपर, और दैट्स व्हाई ये एक मेजर स्टम्बलिंग ब्लॉक था बिटवीन अस एंड द IMF प्रोग्राम। और वर्ल्ड बैंक का भी आपको पता है वो इसी हवाले से एक पेस प्रोग्राम भी है। तो इस पे हमने बहुत किया, लेकिन बहुत काम करने के बावजूद हमें इस पे ऊपर फोकस करना है कि हम, इसीलिए आपने देखा कि इस बजट में रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी के ऊपर काफी ज्यादा इसमें एम्फेसिस दिया गया है, एलोकेशंस की गई हैं। तो ये इस हवाले से मैं अर्ज करूं कि ये कोई नई मेजर सब्सिडी नहीं दी जा रही। ग्रांट्स के हवाले से पूछा गया, तो ग्रांट्स भी जो हैं वो भी उसकी भी तफसील सारी जो अवेलेबल है, उसमें बेस्प है, उसमें आपके AJK है, उसमें गिलगित बल्तिस्तान है। वो ऐसी चीजें हैं कि जो कि आप हर साल देखते हैं, और उनकी जो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट है या उनकी जो नई रिक्वायरमेंट्स हैं, उसमें शायद आप देखें कि AJK के हवाले से थोड़ा सा एक जंप है। उसकी वजह है
دیکھیے آپ جب سے یہ منگلہ بنا ہے آپ 2 روپے 54 پیسے کی بجلی دیتے ہیں، بل کرتے ہیں، وہاں نارمل قیمت پہ بکتی ہے وہ ایکچولی تو آپ اس کا سارا لاس تو آپ کے آپ کو ادھر دینا پڑتا ہے، تو اس کو ریکگنائز کر کے دینا، آپ ان کے منگلہ کے پانی پہ جو ان کی حق بند ہے وہ دیں، اور بجلی آپ دیں جیسے آپ دیتے ہیں بلک ریٹ پہ باقی جگہوں پہ، تو وہ تو فل قیمت پہ بیچ رہے ہیں۔ تو ہم نے اس لیے ان سے ہماری ڈیٹیل نیگوسیشنز پچھلے کئی ہفتوں میں گورنمنٹ آف AJ کے فائنلائز ہو چکی ہے، اسکیم ہیز بین اگریڈ، سو وی ول پے دیم ناؤ، جو ہے وہ ان کی فائنینسنگ جو بجٹ پاکستان پک اپ کرتا ہے، آل انٹائر ڈیفیسٹ وٹ ایور دے کلیکٹ تھرو ٹیکسیشن یا دوسرے میئرس باقی ہم دیتے ہیں، اس پہ آبویسلی ایک اضافہ آیا ہے، لیکن وہ اضافہ اس وجہ سے ہے، یو ول آلسو ہیو کہ آپ بجلی کی قیمت جو ہے آپ کا اس بلیڈنگ میں آپ کا وہ اماؤنٹ اب کم ہو جائے گا، بیکاز یو ول بی بلنگ اکارڈنگ ٹو دی اسٹینڈرڈ ریٹ اب، ان کو یہ نہیں ہوگا کہ جو سبسڈائز ایک ریٹ ہے، سو آئی تھنک از اے ویری گڈ ریفارم، ہم ان کو بھی ریکگنائز کرتے ہیں، دے ہیو ڈن اے گڈ جاب، کیونکہ یہ چیزیں فکس ہونے والی ہیں جو کہ دہائیوں سے فکس نہیں ہوئی، ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت تھی، تو اس میں وہ ایک اس میں انکریز ہے۔ اسی طرح میں نے آپ کو سیلری پینشنز عرض کر دی ہے، زیرو سیکٹر میں یہ ایک اور خبر چل رہی ہے، اس کو بھی دودھ کی طرح کلیئر کرنا جی بہت ضروری ہے۔ یہ چل رہا ہے کہ جی سیل ٹیکس آن امپورٹ آف ایڈیبل آئل جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے، یہ ختم نہیں کیا گیا، انٹرنیشنل پرائسز کم ہوئی ہیں پچھلے کئی مہینوں میں، اس کو ہم نے انڈسٹری کو انگیج رکھا ہے گورنمنٹ لیول پہ، ان کو ہم نے کہا ہے کہ یہ پاس کریں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیچھے کافی انہوں نے ایڈیبل آئل کی قیمتوں میں ریڈکشن کی، اور خاص کر یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن نے ایک پورا اشتہار دیا جن ایڈیبل آئل پہ جو تین چار ورائٹیز ہیں کتنی ریڈکشن ہے، تو میں کلیریفائی کر رہا ہوں کہ اس کو یہ مس انفارمیشن ہے، آپ کو فائنانس بل میں کہیں یا میری تقریر میں کہیں نہیں ملے گی کہ ہم نے یہ جو اس کو ختم کر دی ہے۔ ایک یہ بھی کل میں نے کہیں سنا یا پڑھا کہ جی یہ جو شریعہ کمپلائنٹ ہم نے اناؤنس کیا ہے کہ جی CDNS نیشنل سیونگ جو سینٹرز ہیں یہ کب سے اویلیبل ہوں گے انسٹرومنٹس، اور یہ نیا شریعہ بیسڈ انویسٹمنٹ انسٹرومنٹ، تو انشاءاللہ 1 جولائی 2023 سے یہ انسٹرومنٹ جو ہیں وہ اویلیبل ہوں گے۔ آئی تھنک میں نے کوشش کی ہے کہ جتنے اپنا کل سے کوئریز، مس انڈرسٹینڈنگ، ڈبیٹس، ڈسکشنز، ایریاز اس کو کور کروں، پر اگر ابھی بھی کچھ رہ گیا تو میں حاضر ہوں۔ جی کوئی کون؟ انصاری صاحب ایکسپریس سے جناب آپ نے قوم کے حوالے سے نیٹی کو اپنے بات کر دی، لیکن ایک کوئی چیزیں بھی اس میں ہیں۔ جی جی ایک تو یہ تعلیم ہے کہ اس کا اخلاق ساتھ اس پہ بھی ہوگا، اور دوسرا یہ کہ اس میں جو 15% جو مالی کا جا رہا ہے اس میں بھی اضافہ ہوا تھا، اس کو بھی انکریمنٹ میں شامل نہیں کیا گیا تھا، ابھی 30% تک 37% پہ اضافہ کیا گیا ہے، کیا یہ انکریمنٹ کے لیے بھی کنسیڈر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور دوسرا ایک سے ایک سوال کر لیں جی، میرا خیال ہے جی جی فرمائیں۔ NCR کا وہ آپ نے نوٹیفکیشن بھی اس پہ عمل ہوتا تھا کہ ان کے امپلائیز میں لیٹر بھی لکھ کر چھٹیوں کے لیے جانے کے لیے مالی مشکلات کی وجہ سے اس کا جو الاؤنس ہے جو فریز کیا ہوا بہت اچھے تھے، کیا ان کو ریلیز کیا گیا ہے کہ نہیں کیا گیا؟ جی جی مہربانی جی، نہیں اس طرح میں مس کر جاؤں گا جی، نہیں اس طرح ایک سیکنڈ میں ان کو جواب دے دوں یار، ایک سیکنڈ بھائی، ایک سیکنڈ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے فرمایا یہ دیکھیں، یاد تو ہونا میں نے جیسے کیانی صاحب کو عرض کیا تھا، یاد ہونا کہ ہم نئی چیز کر رہے تو اس کے ایڈاک ریلیف الاؤنس دہائیوں سے چل رہا ہے، جس سال آتا ہے وہ بالکل اس میں شامل نہیں ہوتا، اور یہ 5-7 جو ایڈاک ریلیف الاؤنس چل رہے ہوتے ہیں، جب وہ اسپیس ملتی ہے اس کو آپ اس وقت مرج کرتے ہیں۔ او بھائی انکریمنٹ ظاہر ہے، اگر الاؤنس نہیں ہوتا انکریمنٹ میں اس کا کیسے آپ کیلکولیٹ کر، الاؤنس از سیپریٹ ہے جی، نہیں ہو ہی نہیں سکتا نا، دس از سیپریٹ آئٹم، دیٹ از دا ہول آئیڈیا، ورنہ پھر آپ تو یہ کنفیوژن کائنڈلی کریٹ نہ کریں، یہ جس طرح ایڈاک ریلیف الاؤنس ٹریٹ ہوتا ہے اسی طرح ٹریٹ ہوگا، یہ سیپریٹ اسٹینڈ الون ان کو الاؤنس ملتا ہے، یہ اس پہ ڈال کے انکریمنٹ نہیں ہوتی، ادروائز تو پھر مشکل ہو جائے گا نا۔ اسی وجہ سے جب بھی اسپیس ملتی ہے، مجھے یاد ہے کہ 3-4 میں نے ایک ٹائم میں مرج کیے تھے جب اسپیس تھی، یاد ہے جی آپ کو، وہ جب آپ کو اسپیس ملتی ہے آپ کہتے ہیں اس کا اپنا ہی امپیکٹ ہوتا ہے، اس کا اپنا آپ کا بل اور بڑھتا ہے،
تو وہ جو انشاءاللہ جب سپیس ملے گی اللہ کرے جو بھی ماضی فیوچر میں ہو اس وقت ہوگا. ایز آف دس ایئر یہ ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس ہے, اسٹینڈ الون ہے, اور اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. جو دوسرا آپ نے فرمایا کارپوریشن کی بات, دیکھیں گورنمنٹ جو اپنا تو کر سکتی ہے اور کارپوریشن آلموسٹ آٹونومس ہیں, جنرلی وہ فالو کرتی ہیں. جیسے آپ نے منیمم ویج آپ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے اناؤنس کر دے وہ آپ کی تو وہاں تک ذمہ داری ہے اور آپ کا رائٹ ہے, لیکن جنرلی صوبے سارے آپ نے دیکھا ہوگا فالو کرتے ہیں. کئی دفعہ وہ 1-2 ہزار زیادہ اور ایڈ کر دیتے ہیں. تو یہ لیکن الٹیمیٹلی پھر پرائیویٹ سیکٹر نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہ آپ کا دوسرا. تیسرا آپ نے سوال کیا تھا ایف بی آر کا, یہ اپنا ہم نے انڈر کنسیڈریشن ہے. جو آپ کی بڑی ویلڈ پوائنٹ ہے کہ وہ جو فریز ہوئے ہیں وہ وی آر کنسیڈرنگ انشاءاللہ پازیٹیو. جی جی مودی صاحب 92 سے یہ بتائیے کہ کیا جو پلان بی ہے اس کا ٹائم آ گیا ہے؟ اگر آ گیا ہے تو اس کے اسسٹنس کے لیے کہیں سے کوئی ایشورنس ملی؟ دیکھیے پلان بی جو ہے وہ آپ کا ہوتا ہی ہے سیلف ریلائنس اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کا. جب آپ اس کے لیے کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس پہ زیادہ پبلکلی زیادہ بات نہیں ہو سکتی, لیکن انشاءاللہ پاکستان, میں نے جیسے کہا مجھے رات سوال ہو جی 31 دسمبر پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. جو یہ رٹ لگاتے ہیں نا ڈیفالٹ وہ خود ذمہ دار ہیں. میں نہیں کہنا چاہتا تھا, یہ بنیادی طور پہ انہوں نے اس سسٹم میں غلطیاں کی ہیں اور ایسی گھنونی غلطیاں کی ہیں کہ جس کی وجہ سے آج ہم یہاں کھڑے ہیں. دے آر پارٹنرز ان دیٹ کرائم. اس لیے کافی ہے. اشرف ملکم صاحب جی چھوٹا سوال ہے, ہمارے دیش کا بھی پروگرام فی صرف 15 ارب ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پاکستان اسٹیل مل پی آئی ہے جو دوسری بریڈیں ہماری ایکٹیویٹیز ہیں ان سے جان چھڑانے کی کوئی ضرورت ہوتی ہے سامنے. دوسرا چھوٹا سوال, ہمارے ساتھ بڑا ضرورت ہے پاکستان کے ساتھ, ہم کیپیسٹی پیمنٹ پہ بجلی کی ہیڈ میں بہت زیادہ بڑی پیمنٹ ہے. ایک طرف ہم اس بجلی کے پیسے دے رہے ہیں جو استعمال نہیں کرتے, دوسرے بہت بڑی تعداد پاکستان میں ایسے ٹرانسفرسٹر اور سامنے جو بجلی کے کلیکشن مہیا نہیں کیے جاتے. سوری جن کو بجلی کے نئے کلیکشن نہیں ملتے, لاکھوں کی تعداد میں درخواست میں پیمنٹ پڑی ہیں ہر ڈسٹریبیوشن کرتی ہیں. اس میں بھی ایسا اس کو ایڈجسٹ کیا جا سکے کہ لوگوں کو بجلی بھی مل جائے, ہماری کیپیسٹی پیمنٹ کے زیادہ کام ہو سکے. ایک سرویش کا سوال نہیں ہے, ایک بہت بڑا ظلم سر اسلام آباد میں ہوا ہے. ہمارا منیمم ویج ہے سر امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. جتنے بھی گارڈ ڈیوٹی کرتے ہیں 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتے ہیں, کسی کو منیمم ویج نہیں ملتی. اس کا بھی گورنمنٹ حال کر سکتی ہے تو منیمم ویج بھی دیتے اور ڈیوٹی ٹائمنگ انشور ہو جائے. میں عرض کرتا ہوں اشرف صاحب, یہ جو آپ نے پہلا فرمایا, دیکھیں یہ تو ایک آپ نے سوورن کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں. ایک آپ کے آپ کو تو پتا ہے کہ پچھلے سال 1.5 سال میں ایک راؤنڈ ہوا, اس میں کوئی ٹیرف کی ری ایڈجسٹمنٹس ہوئی اور کافی ایک پروسیس ہوا جس کو ابھی اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بڑا پروڈنٹلی دیکھنا پڑے گا. لیکن چونکہ ان کے جو فائنینشیئر اور جو لینڈرز ہیں وہ ابراڈ ہیں اور سب نے آپ کے ساتھ جو کانٹیکٹ کیے ہوئے ہیں وہ ڈالر ٹرم میں آپ کو پیمنٹ کرنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا جی, کیونکہ انہوں نے اپنے لونز لیے ہوئے ہیں. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ حکومت اس کو بڑے غور سے اسٹڈی کر رہی ہے, لیکن آپ کو ساری چیزیں مد نظر رکھنی ہوں گی. پھر آپ کی بدنامی ہوتی ہے کہ جی یہ سوورن کمیٹی کے باوجود یہ ری انگیج کر دی ہے. بدقسمت ایریا ہے. مجھے یاد ہے کہ 97 میں بھی اس میں جو کچھ ہوا آپ کو یاد ہوگا, ایک سرتاج جی صاحب کی کمیٹی بنی, پھر گور یوسف کی کمیٹی بنی, پھر ورلڈ بینک کی ریکویسٹ پہ پھر پرائیویٹ سیکٹر کی کمیٹی بنی, ملٹ ٹریکٹر کے MD کو لگایا گا اس کا ہیڈ. تو مجھے وہ ساری یاد ہے کہ کاش کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے نا اس سیکٹر کو ریفارم کریں. ہم 1000 بلین سبسڈی سالانہ نہیں دے سکتے, نہ ہونی چاہیے. اس اے ہیوج اماؤنٹ. تو اس کے میں یہی عرض کروں گا کہ گورنمنٹ اس میں پرائم منسٹر بڑی دلچسپی لیتے ہیں, پاور ڈویژن کی میٹنگیں بار بار کرتے ہیں. ڈسکو جو آپ ہے بالکل صحیح ہے, ون آف دی ہائیسٹ نان ریکوری از کیسکو. اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ایک طرف ہمارا اتنا ریکوائرمنٹس ہے اور ٹائٹ پوزیشن ہے, اور دوسری طرف ریکوری میں پرابلی ون آف دا بیسٹ از آئی تھنک فیصلہ آباد اور اسلام آباد. تو یہ دونوں بڑی اچھی ہیں. تو ایک آپ نے دیکھیں کچھ فیصلے ہوئے ہیں وہ آج سے نہیں کئی دہائیوں سے ہوئے. وہ اگر آپ اس کا کھولنا چاہتے ہیں تو شاید یہ وقت نہ ہو, آنے والے الیکشن کے بعد ہونا چاہیے. مثلا آپ نے فیصلہ کیا جو لوئسٹ ڈسکو ہے پاکستان میں,
वो उस पूरे पाकिस्तान में उसका रेट लगेगा, इवन कैस्को पे वही लग रहा है, कराची इलेक्ट्रिक में। क्या हम उसको रियलाइज हमने किया जब ये फैसला किया कि पाकिस्तान में अगर 10 डिस्को हैं, एक का एवरेज रेट जो है वो 15 रुपए है, दूसरे का 16 है, अगले का 17 है, 18 है, 20 है, 22 है, 24 है। आप हर डिस्को का डिफरेंशियल आप ये बजट पे कर रहे हैं, भाई आप एवरेज ही लगा देते यार, ताकि जो कुछ बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, जो बुरे परफॉर्म कर उनकी एवरेज हो जाती, कम से कम कॉस्ट तो टोटल रिकवर हो जाती। क्या आज आप कर सकते हैं? आई थिंक इट्स वेरी बिग क्वेश्चन, एंड एज ए सेट के ये सेक्टर जो है वो इसको पूरी तरह देखा भी जा रहा है। जो मिनिस्टर एनर्जी हैं, जो सेक्रेटरी एनर्जी हैं, प्राइम मिनिस्टर खुद, और फिर मुझे भी वो इन्वॉल्व करते हैं, हम इसको देख रहे हैं कि इसको कैसे हम निकले। आपका आखिरी सवाल मिनिमम वेज का है। मैं समझता हूं कि सिविल सोसाइटी शुड ऑल्सो प्ले इट्स रोल। मैं अब ये तो नहीं कहूंगा एसएस साहब आप कंप्लेंट भेजिए कि आपने स्पेसिफाई किया है कि गार्ड को 15,000 या कम मिल रहा है, 18 नहीं मिल रहा, 25 या 32, आप भेजे कंप्लेंट्स होती गवर्नमेंट, लेट गवर्नमेंट टेक। देखिए हमें ऐलान तो नहीं होगा, तो ये बेसिकली ये प्राइवेट सेक्टर में इसने एनफोर्स होना है, लेकिन अगर नहीं होगा तो आई अश्योर यू कि ऐसी अगर कंप्लेंट्स होंगी, आई विल मेक श्योर कि इंटीरियर मिनिस्ट्री के जरिए इसको टेकअप किया जाए, उनको रिक्वेस्ट की जाए कि भाई आपकी मेहरबानी है, आप इसको फॉलो करें। बात सही कह रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो बेचारे गरीब होते हैं, उनको और नौकरी नहीं होती, वो कर लेते हैं, उनको तो कुछ ना कुछ चाहिए। तो इसको मैं समझता हूं हम सबका फर्ज है कि इसको हम, लेकिन गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा टूल नहीं है कि उसको इल्हाम हो गया जी कहाँ कौन एम्प्लॉयर पे कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, और ये आप हमारी मदद करें, हम आपके साथ हैं इसके ऊपर। जी जी, सरकारी प्रोग्राम की जी, निजकारी जी, निजकारी प्रोग्राम में डिस्कोस को देखा जा रहा है। पीआईए जो और पाकिस्तान स्टील की आपने बात की, हम काफी एडवांस स्टेज के ऊपर, इवन हमने परसों भी मीटिंग की है आउटसोर्सिंग ऑफ एयरपोर्ट्स, और उसमें आपको पता है कि ट्रांजैक्शन जो एडवाइजर है वो आईएफसी को एंगेज किया हुआ है, और वो बहुत प्रोफेशनल है, कई कंट्रीज में उन्होंने ये काम किया है। तो जहां एक तरफ आपकी एयरपोर्ट्स के ऊपर फैसिलिटीज, उसकी एक्टिविटी बहुत इंप्रूव नजर आएगी। मेरा अब तो बड़ी सारी, इवन हीथ्रो इज आउटसोर्स आपके मोस्ट ऑफ द एयरपोर्ट्स, तो उसमें उन्होंने बताया कि ऑलमोस्ट 12 कंट्रीज हैं इस वक्त इंटरेस्टेड, 12 कंट्रीज से कंपनीज जो कि इसमें इस प्रोसेस में हिस्सा लेना चाहती हैं। तो ये कोशिश हो रही है कि जुलाई में पहली कम से कम एयरपोर्ट जो आउटसोर्सिंग है वो उसका यानी बिडिंग प्रोसेस और मांग लिए जाए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो इंशाअल्लाह बाकी डिस्कोस पे ऊपर एक है। देखिए अभी टाइम, ये 7-8 महीने जब से मैं आया हूं, और इवन गवर्नमेंट के लिए भी ओवरऑल ये इनफ टाइम नहीं होता। आपको भी पता है कि इतने बड़े बड़े काम, आपको एक बहुत बड़ी एक आपके पास मेन्यू था, उसमें से जो सिलेक्टिव चीजें, कीपिंग इन द चैलेंजेस यू हैव टू डील विद, उसमें आप उसमें हम कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह इंशाअल्लाह करेंगे, हमें मौका दोबारा अल्लाह देते हैं तो ये चीजें करने वाली हैं, और बड़ा सीरियसली पहले साल 1.5 साल में करने वाली हैं। शुक्रिया करना चाहता हूँ जर्नलिस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को का हिस्सा बनाने पर। सवाल की तरफ आता हूँ सर, मार्च में गवर्नमेंट ने प्लेज किया था कि लो इनकम ग्रुप्स को पेट्रोल के ऊपर 3 लीटर के हिसाब से 50 रुपए सब्सिडी दी जाएगी, लेकिन हमने विफाकी बजट दस्तावेज में कहीं पर भी इसका हवाला नहीं देखा। तो क्या वो मैं अर्ज करता हूँ जी, इसमें बेसिकली भाई ये हुकूमत ने तो आपको ये आधा आपने कोट कर दिया, आधा नहीं किया। वो पूरी स्कीम ये थी, प्राइम मिनिस्टर साहब की सोच थी कि 50 रुपए 800 सीसी से ऊपर गाड़ियों को और व्हीकल्स को चार्ज किया जाए, ज्यादा जो भी बने, लेट्स से प्राइस 280 है, उनको 330 किया जाए, और जो 800 और उससे कम है मोटरसाइकिल, ट्राईसाइकिल्स और गाड़ियां, उनको वो 50 रुपए कम किया जाए। तो गैप इसलिए 100 रुपए की बात हो रही थी कि दोनों में ये कंजम्पशन जो है तो करीबन 51-49% है। तो ये टेक्निकली डूएबल, क्रॉस सब्सिडी है, बजट से कुछ नहीं देना, लेकिन समहाउ जो अभी हम जो लैंडिंग और बोरिंग प्रोसेस में हैं वो कुछ जगह पे हजम नहीं हुआ, और वो अभी तक वो कुछ फाइनलाइज नहीं हो सका, लेकिन बजट से इससे कोई लेना देना पहले भी नहीं था। और ये स्कीम जो है ये अगर होगी तो ऑब्वियसली क्रॉस सब्सिडी के बेसिस पे होगी। लेकिन मैं वैसे पूछता हूं, मुझे नहीं पता कि इस हाउस में कितने लोग हैं जो 800 सीसी से ज्यादा गाड़ी वाले बैठे हैं,
उनको बिकरिंग जरूर थोड़ी सी होगी, दे विल ऑल्सो फील इल कि यार ये मैं उससे मैं आई एम श्योर जी आजकल 800 सीसी राना साहब कहाँ गुजारा होता है, वो इसलिए मैं हैं जी सेठ आदमी है ना जी, तो मैं नहीं, मैं गाड़ी से इसलिए कह रहा हूं कि ये स्कीम में काफी मेरी जाती भी ये फीलिंग है कि चाहे 800 से ऊपर है उसको भी या तो गवर्नमेंट दे सब्सिडी, वो तो फिर बनता है, वो स्पेस भी नहीं है तो ना ही किसी ने देने देनी आपको चाहे, तो अभी ये वो स्कीम जो है ना इसलिए अभी तात्तुल का शिकार है जी। सर्वे वाले दिन भी आज भी जो जोर दिया है वो है बरामदात। कॉटेज इंडस्ट्री एसएमईज ऑलरेडी 2013 से 2018 में इनका बड़ा खत्म हो गया। अभी आप बरामदात बढ़ाने के लिए क्या इकदाम करेंगे? और जो नई बरामदात बढ़ाने के वाले का बात करते हैं, कॉटन का जो रकबा है हमारा वो 40% ऊपर गया है, उसको रिवाइव करने के लिए क्या इकदाम करेंगे? और दूसरी जो आम चीज है कि हमारा जो जीएसपी प्लस है ये दिसंबर में खत्म हो रहा है। बस एक दो सवाल है, सबको मौका देना बस, ठीक है। ठीक आपके साथ डायरेक्टली इन टच है, वो बता रहे हैं आपको अच्छी खबरें नहीं। अच्छा मैं अर्ज करता हूँ एक तो भैया आपने जो कहा ना खसारा, आपने वो काफी एरियाज कवर किए, पूरा बजट ही कवर किया माशाल्लाह। तो खसारा जो है आप खसारे को परसेंटेज टर्म में देखते हैं जीडीपी, तो वो तो पिछले साल 7.9 था, ये साल क्लोज हो रहा है 7 है, अगले साल 6.5 रखा गया है। तो अब आप अगर एब्सोल्यूट नंबर्स को करेंगे तो अगर आपकी जीडीपी 105 ट्रिलियन पे जाएगी तो जाहिर है कि वो, तो इसलिए परसेंटेज में दी रियलिस्टिक सारी दुनिया वो उसको देखती है, उसमें इंप्रूवमेंट हो रही है। इससे मजीद गुंजाइश नहीं थी, हमने पूरी कोशिश की है कि जितना नीचे लेके जाया जा सके इसको लेके जाए। आपको याद होगा कि जो लास्ट ईयर था, चूंकि आप 13-18 में कभी जिक्र किया, मैं बताता हूं, पता नहीं आपने कौन सी कॉटेज इंडस्ट्री देखी जो खराब हो गई, 6.1% जीडीपी ग्रोथ थी। तो मेरा ख्याल है या तो कोई छुट्टी पे मार रहे हो 2-3 साल और आपने सुनी बात कर दी पीटीआई की। ये बिल्कुल जो इकोनॉमी वाज टेकिंग ऑफ, ये 24वीं इकोनॉमी ऐसे नहीं बन गई थी, मैंने नहीं उसको 24वीं इकोनॉमी डिक्लेयर किया, ग्लोबल अदारों ने किया। मैंने नहीं कहा था कि पाकिस्तान, मुस्लिम लीग नून ने नहीं कहा था कि पाकिस्तान जब 20वीं मईशत में शामिल हो जाएगा, ये प्राइस वाटरहाउस कूपर्स ने कहा था। तो व्हेन यू गिव अ स्टेटमेंट प्लीज डोंट बी बायस्ड, गिव अगर आपको पता नहीं है तो और बात है। तो इस जो आपने एक्सपोर्ट्स की बात की, देखें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं भैया के एक्सपोर्ट्स को हम एनकरेज करें, लेकिन उससे आप हमारी देखें कि जो प्रायोरिटी एरिया थी, जब हम मुश्किल तरीन फेज में इस साल में गुजरे हैं, ये देखें ना आपके पास 2 चॉइसेस थी, आप या तो बिजनेस एज यूजुअल करें, जिसने इंपोर्ट करनी है वो दें, या आप फिर अपना कह लेंगे जो हमारी पहली जो है चैलेंज वो कि हमने इंशाल्लाह जो मर्जी ये कहें स्टूडेंट इंटेलेक्चुअल पंडिट्स और माजी के गुनाहगार के हमने ये डिफॉल्ट हो रहा है, हमने डिफॉल्ट नहीं होना, या हमारा ये ऑब्जेक्टिव। आई थिंक डिग्निफाइड जो नेशंस हैं उनका यही होना चाहिए कि वो कहे कि हमने अपने डिग्निटी पे पाकिस्तान के उसको आंच नहीं आने देनी, हम अपना पेट काट के बाकी चीजों पे हम कॉम्प्रोमाइज करें। यही किया हमने अल्हम्दुलिल्लाह हर पेमेंट वक्त पे की, वो जो कहते हैं बाउंड पे ही नहीं हो वगैरह वगैरह। तो इसमें मेरी गुजारिश ये है कि इसको एक्सपोर्ट्स के हवाले से हमने तीसरी प्रायोरिटी नहीं बल्कि यू कैन से कि वर्चुअली फर्स्ट प्रायोरिटी, पहली प्रायोरिटी थी फूड, फार्मास्यूटिकल, एक्सपोर्ट्स के हवाले से उनका रॉ मटेरियल, उनके स्पेयर पार्ट्स, उनकी जितनी रिक्वायरमेंट्स है वो, ये था हमारी टॉप प्रायोरिटी इन महीनों में अब तक। तो मेरा ख्याल है कि बाकी यस कॉन्ट्रैक्शन तो हुई है ना ओवरऑल बिजनेस की, तो उसमें तो सबको पता है, इसीलिए तो हमारी 0.29 हुई है। लेकिन उसकी क्या डिड वी हैव ए चॉइस तो दूसरी बहुत खतरनाक थी। आप जरा 2-4-6 महीने आपका लास्ट क्वार्टर और पिछली जो पीटीआई गवर्नमेंट थी कितना ड्रेन हुआ फॉरेन रिजर्व, 6,400 बिलियन एक क्वार्टर में। तो मैं अगर वो स्पीड होती तो आपको ज्यादा 1.5 क्वार्टर और मिल जाता। तो हमें ओवरऑल देखना है कि हमने पाकिस्तान को, तो ये हमारा सबका कंबाइन मेरा भाई है। जहां तक जीएसपी प्लस की है, इसमें हम पूरी तरह जो एफर्ट्स कर रहे हैं, उसमें भी आपको पता है कि कुछ उनके होते हैं, ह्यूमन राइट्स के हवाले से होते हैं, उनके पॉलिटिकल भी जो इन्फ्लुएंस होता है उसको हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री और फॉरेन ऑफिस प्रोएक्टिवली डील कर रहे हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये जीएसपी प्लस शुड बी एक्सटेंडेड, आई होप सो इंशाल्लाह। हमारे लोग में रजाई क्या
जाती है, बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा जी। है। पाकिस्तान में जो स्टैंडर्ड बर्थ रेट है वो 40% है, तो ये बहुत ज्यादा एक गंभीर सूरत पैदा होती है कि लोगों को ग़िज़ाई पूरी नहीं मिलती। फिर पाकिस्तान के सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं वो प्राइमरी स्कूलों से बाहर हैं। और अभी जिस तरह के आपको डिजिटल इकोनॉमिक्स है, आपने सर्वे जो करवाया उसमें ये मेंशन हुआ है कि जो आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो 1.9% नहीं है, 3.6% है। इतनी खौफनाक सूरत पैदा हो रही है, इसके लिए आपके कोई मीडिया इस बजट में नजर नहीं आ रही। जी, जहाँ तक आपने स्टंटिंग की बात की है, मुझे पता चला कि यूएन के अदारे ने रिसेंटली कुछ मीडिया के लोगों को यूएस एम्बेसी में कोई शेयर किया है, इस तरह के नंबर्स 45 के करीब। तो इस पे हम फोकस कर रहे हैं, लेकिन इसकी कितनी यानी वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है या कितना इसका एक्यूरेसी मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी जो रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज है वो इस पे फौरी तौर के ऊपर, ये मुझे किसी साथी ने ये बताया, मीडिया के साथी ने, कि इस तरह डिस्कशन हुई है और ये बताया गया है, तो एक ये इसको हमें एड्रेस कर रहे हैं और हुकूमत कर रही है। दूसरा, आपने प्राइमरी स्कूल का जो बताया, आपने देखा कि हाल जो एजुकेशन है इट्स ए डिवॉल्व सब्जेक्ट, हेल्थ एजुकेशन, और इसी के ल्यू में ऑलमोस्ट 20% जो है स्पेस एनएफसी के जरिए जो रिवाइज हुआ था 2010 पे, वो शिफ्ट हो चुकी है। पहले 47.5 अपना होता था और 57.5 फेडरल गवर्नमेंट, 42.5 सूबस, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट पहले 5% एडमिनिस्ट्रेटिव पहले काटती थी, बैलेंस 95 डिस्ट्रीब्यूट होता है इस रेशो, ये 1% हो गया 5%, वो उल्टा हो गया 42.5 फेडरल ऑफ, तो वर्चुअली 60-40 हो गया हुआ राउंडेड ऑफ। तो इतनी बड़ी स्पेस, इसी वजह से 18वीं तरमीम को मद्देनजर रखते हुए एनएफसी और दोनों इंटीग्रेटेड थे। अब मैं समझता हूं कि जिम्मेदारी सूबों की है और काफी जगहों पे अच्छा वो उस पर फोकस, ये जिम्मेदारी निभाई जा रही है। बाकी सूबों पे ये हमारा सीसीआई में एक्टिव एजेंडा ऑफ डिस्कशन होता है और होगा बड़ी जल्दी। तो ये आपका बहुत यानी बिल्कुल बड़ा वैलिड पॉइंट है। तीसरा, जो पॉपुलेशन ग्रोथ के हवाले से आपने फरमाया, वो अलार्मिंग है, ये सस्टेनेबल नहीं है और रिलीजियस बाउंड्रीज के अंदर रहकर इसको एड्रेस करना पड़ेगा। ये हमारी डिस्कशन क्लोज डोर में हुई है। अब कुछ लोगों का ख्याल है कि ये जो सेंसस में शायद नंबर्स कुछ इलाकों में या इस तरह कुछ शायद ओवर रिपोर्टेड है, वो भी एक वजह हो सकती है, लेकिन 3.6 बांग्लादेश का कहां से कहां चला गया है, तो आप ये तो सारी आपकी जो डेवलपमेंट है, एफर्ट है, उसको खा जाएगी। तो ये आपको बहुत ये, बट गवर्नमेंट इज वेरी सीरियसली डिस्कसिंग इट। ये एजेंडा इज ऑल्सो पेंडिंग फॉर कॉमन इंटरेस्ट मीटिंग। जी, थैंक यू जनाब। जब भी आप 97 से फिनांस मिनिस्टर हैं, वो के कुछ लोगों को इतराज हो, लेकिन कुछ न कुछ बेहतरी जरूर आई है। बड़ी मेहरबानी आप ये बताएं, आप डिफेंस बजट जो टोटल बजट का तो जीडीपी का कितना हिस्सा है, नंबर 1। नंबर 2, हमने कहा कि में रिटायर्ड लोग लगे हुए हैं और इसमें कोई शक नहीं, जो आपके फाइनेंस सेक्रेटरी हैं वो साहब, इनका एक्सपीरियंस पॉलिटिकल भी है और जमींदार भी है, उसको बेहतर कर पाएंगे या नहीं। तो क्या जो पीआरसी में चेयरमैन बकौल आपके रिटायर्ड लगे हैं, उनको आप तब्दील करना चाहते हैं? और थर्ड और आखिरी, इख्तलाफ में हमें $1 करोड़ देना है, वो कब तक देंगे? वो कभी किसी बजट में पेश नहीं हुआ। आप भी किसी सहमत या सिर्फ कहना करना गुजारिश ये है जी कि डिफेंस बजट तो आपको नंबर मैंने दे दिया, 1804 है। 1.7% हाँ जी, ये 1.7% जीडीपी का है। आपके नेबरिंग कंट्री से अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये बहुत एम्बिशियस या बहुत बड़ा बजट नहीं है। मैं समझता हूं कि रियलिस्टिक बजट है, अब बजट के साइज को सामने रखते हुए। दूसरी जो आपने फरमाया कि पीआरएसी, एनएआरसी वगैरह, ये बिल्कुल मैं समझता हूं कि वहां हमें ओवरऑल इन अदारों की, एग्रीकल्चर के हवाले से आपने बताया, आई होप कि आप ये नहीं सजेस्ट कर रहे कि इमदाद साहब को एग्रीकल्चर सेक्रेटरी बना दिया जाए। फूड नेशनल सिक्योरिटी में माशाल्लाह फाइनेंस में बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं और एग्रीकल्चर के हवाले से जो रिफॉर्म देंगे इनमें इनके बहुत अच्छी इनपुट है और बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है जो इस बजट में रोल आउट की गई है। तो इत्सलात का आपने जो सवाल फरमाया, ये देखिए, ये आज का नहीं है, 2006 से चल रहा है।
اور یہ 17 سال سے چل رہا ہے. اس میں جو آپ نے خود غلطی کی ہوئی ہے, خود مین کہ پاکستان نے جو غلطی کی ہے, آئی ایم ناٹ بلیمنگ اینی انڈیویجول, اب فوت ہو گئے ہیں اپنا مشرف صاحب یا اس شوکت عزیز صاحب اتنی مدت سے, تو مناسب نہیں ہے کہ کسی کی ایبسنس میں کریں, لیکن میں اس لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں, ہم نے غلطی ہے پاکستان. آپ نے ایک تو یہ ہوا کہ ان کی جو بڈ تھی, جو بیسٹ بڈ تھی, وہ بڈ نمبر 2 بڈ نمبر 3 ملا بھی دے تو اتنی نہیں تھی. ایک تو محل انہوں نے اس کو دل سے لگا لیا اس وقت سے کہ ہم نے اوور بڈ کر دیا ہے. دوسری جو فیڈ بیک, اب نہیں, میں 97 اپنا 2013 کے آتی, میں نے 2006 کی ٹرانزیکشن, میں نے اس میں بہت کوشش بھی کی, میٹنگیں بھی کی, ان کو بلایا بھی. تو وہ ہم نے دوسرا جو ہمارا اس میں مسئلہ آیا کہ وہ بھاگنا چاہتے تھے کہ آپ ہمارا بڈ بانڈ انکیش کر لیں اور خدا حافظ آپ لے لیں جو بھی $10 ملین کا بڈ بانڈ. اس وقت پاکستان نے ان کو انگیج کیا, جو بھی جیسے بھی ان کو کنونس کیا کہ پلیز نہ بھاگیں. اس وقت کی گورنمنٹ جنرل مشرف صاحب, تو اس پہ ایک نیا کانٹریکٹ سائن ہوا سپلیمنٹری. اس میں یہ طے کیا گیا کہ جو پراپرٹیز ہیں وہ اگر اس وقت اوور 3000 پراپرٹیز, وہ اگر ٹرانسفر اس میں سے جو پراپرٹیز نہیں ہو سکیں گی وہ پراپرٹیز کی ویلیو لگائی جائے گی, وہ علیحدہ لگائیں گے, پاکستان علیحدہ لگائے گا. جو ہائر ویلیویشن ہوگی وہ جو ہم نے آپ کے پیسے دینے ہیں, یہ 1 بلین نہیں ہے, 800 ملین, وہ اس میں کاٹا جائے گا. اب میں آپ نے سوال پوچھا, میں آپ کو حقائق شیئر کر رہا ہوں. خیر وہ ایز اے سیٹ کہ 2006 کا معاہدہ ہے اور بائنڈنگ ہے. اب وہ جو پراپرٹیز نہیں ٹرانسفر ہوئی تھی وہ قریباً اوور 3000 پراپرٹیز تھی اس وقت. کرتے 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 جب ہم 2013 میں آئے, اس وقت بھی پنجاب کے پیچھے میں لگا رہا, اپنا اس وقت شہباز صاحب چیف منسٹر تھے, سندھ میں لگا رہا, پیچھے لگ لگ کے وہ نمبر ریڈیوس ہوتا تھا 125 پراپرٹیز پہ آ گئی. وہ 125 پراپرٹیز کو پھر لگے رہے, وہ اب قریباً 30s میں ہے, 32-33 پراپرٹیز. اب وہ کہتے ہیں جی ہمیں پراپرٹیز اب مزید نہیں چاہیے. میں نے ان کو اس دفعہ آتے ہی یہ انگیج کیا اور میں نے کہا کہ ہم ایک اور ایفرٹ کرتے ہیں. بائی دی وے اس میں بہت بڑی ایک پراپرٹی ہے, بہت ہائی ویلیو, آئی ول ناٹ نیم اٹ, لیکن وہ ٹوٹلی آکوپائڈ ہے, ورچولی جو ہے نا, وہ اس کا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہ پرانے امپلائیز بیٹھے ہوئے ہیں, سارا بڑی سے ویری ہائیلی ویلیوبل. اب انہوں نے 776 ملین ان پراپرٹیز کی انٹرنیشنل ویلیو لگوائی ہے جو بھی تک نہیں ہوئی ٹرانسفر. وہ کہتے ہیں یا میں یہ پراپرٹیز اگر دیں بھی, ابھی تو وہ دے ہی نہیں جا سکتی, اس میں بلک اس کا ہے. تو وہ کہتے ہیں جی پھر ہمارا آپ نے جو ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے, معاہدہ انٹرنیشنل کورٹ میں ہم چیلنج کر سکتے ہیں اگر آپ نے ہم کو تنگ کیا. تو یہ 800 مائنس 776 یہ 24 ملین ہے, لے لیں. ان کو ہم نے انگیج کیا ابھی پچھلے چند مہینے میں, وہ قریباً 264 یا 63 ملین ڈالر کی انہوں نے, ان کے بورڈ نے اپروول دی کہ یہاں تک ہم آپ کو دے سکتے ہیں. ابھی کوشش یہ ہے کہ اس کو مزید امپروو کیا جائے تاکہ جتنے میکسیمم ہم ریکور کر سکتے ہیں. لیکن لیگلی پاکستان از اے ویری ویک وکٹ. میری گزارش ہوگی کہ ہم یہ پلیز مجھے کوڈ نہ کریں, یہ لکھیں نہ, کیونکہ انہوں نے آپ کے بھائی نے ایک سوال کیا, میں آپ کو فیکٹ سارے بتا دی. اچھا چلے پھر حقیقت ہے چھپان دی فائدہ کوئی نہیں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہی کر سکتے ہیں نا کہ اب 24 انہوں نے ہمیں دے دی ہے, یہ ویلیویشن ہے. آپ اگر لیٹ سے کہ آپ بھی کرواتے ہیں, پہلے تو $100 ملین خرچ کریں گے کسی کو انٹرنیشنل ویلیو کو لے کے, آپ کی کیا ہوگا, زیادہ سے زیادہ لو ویلیو آئے گی نا. یہ آپ کو آبجیکٹو ہائر تو نہیں آپ کو چاہیے, اگر ہائر ہو تو بہت خوش ہوں گے, تو وہ تو چلو اس کو لگاؤ. کانٹریکٹ بڑا ہیسٹ میں اور بڑا ہی غیر ذمہ داری کے ساتھ بنایا گیا, اس کو سائن کیا گیا اور اس وقت رقم لے لی گئی جو 1.2 جو بھی اماؤنٹ تھا نا اس وقت ریڈیلی جو ملنا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک پھنسے ہوئے ہیں, ہم ان کو پیار محبت کے ساتھ انگیج رکھا ہوا ہے. کم از کم ہم ایک پوائنٹ پہ آئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ تھوڑی سی ہم اور محنت کر رہے ہیں, کچھ ان کو بھائی چارے کی بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ مزید مہربانی کریں. تو یہ چیز ختم ہونی چاہیے. آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ اب یعنی 17 سال ہو گئے ہیں اور ہم اس میں صرف بیکاز آف دی کانٹریکٹ, اور ہم نے ویلنگلی سائن کیا ہوا,
और वो पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन होगी, आपका कोई चांस ही नहीं है। लिख के आपने दिया हुआ है, उनके पास फॉरेन सर्वेयर की वैल्यूएशन रिपोर्ट दे दी उन्होंने। जब मैंने इनको बहुत जरा फॉलोअप किया, इधर कहूंगे ये रिपोर्ट पढ़, अगर आप करवा लें, लोअर होगी तो यही होगी, हायर का लिखा हुआ है, अगर आपकी हायर होगी तो उसको बिस्मिल्लाह करें। तो ये हमारा है जी उसकी बैकग्राउंड। हम सॉरी के जी IMF नहीं IMF 30 जून तक तो रहने दो ना यार, बजट दे दिया यार, अगर खुश ना होते तो मुझे कम से कम फोन आ जाता। ये बीबी नु ना आया हुआ, मैं नहीं आया जी 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 भाई। देखो बड़े बड़े इंसाफ पसंद है। हाँ और वो रोटेट स्टोर के बाद 10 किलो के आटे के थैले के लिए घंटों घंटों खड़ा रहता है, उसके रिलीफ के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? और दूसरा सर वेलकम साहब ने एक बात की थी, उन्होंने गार्ड की बात की। मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ मीडिया इंडस्ट्री में कैमरा मैन रिपोर्टर तक की जो तनख्वाह है वो इस 32,000 से बहुत कम है। आप कह रहे थे कि इसका हमें हमारे पास शिकायत पहुंचाई जाए, बराए मेहरबानी। शिकायत तो चले ये हमारे लिए शायद मुश्किल हो, लेकिन आपके पास इसका एक प्रोसेस तो है कि आप जो इश्तेहारात देते हैं उसमें आप ये बाउंड कर दें, आप उनसे पूछें भाई आप कितनी तनख्वाह दे रहे हैं। ठीक, हमने ऐलान किया है वो 32,000 आप दे रहे हैं या नहीं दे रहे, उसके बाद आप इश्तेहारात क्यों? ठीक ठीक भाई, जहां तक आपने एग्रीकल्चर रिसर्च की बात की है, ये मेन बजट में उस बजट का हिस्सा है जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री में एलोकेट होता है। वो सब एलोकेशन उनकी हैं। मेन बजट में जो आपके पास पेश होता है वो मेनली फाइनेंस डिवीजन का या एक वन लाइनर या इस तरह का, तो पिंक बुक में मौजूद है वो। इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं बिल्कुल चेक कर लूंगा। अब आपने कहा कि उन्होंने क्या रखा है या कैसे रखा है, इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए कि अभी अगर हम रिसर्च हो भी जाए, जो कि नहीं हो रही, आप सही कह रहे हैं, कई सालों से नहीं हो रही, और उनको डेवलप करते करते पता नहीं कितना साल 2 साल लगेंगे, तो इसीलिए जो इम्पोर्टेड सीड के ऊपर तमाम टैक्सेस ड्यूटीज खत्म की गई कि अभी आप चाहे इंपोर्ट करके अपनी करें, उसके बाद अल्लाह करे कि तो बैलेट आपका पॉइंट है। और मैं सेक्रेटरी फाइनेंस साहब से कहूंगा वो मेहरबानी करके चेक भी करें। जहां तक आपका जो स्कोर कार्ड में नहीं है, तो ये मैं समझता हूं कि ये ज्यादती है, होना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब कि फिर हमारा डाटा जो है वो इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो ये कई जगह पे इस्तेमाल हो सकता है और होता है ये डाटा। तो मुझे नहीं यानी समझ आई कि क्यों अगर किसी का स्कोर कार्ड कम है तो उसमें वो नहीं अपने आप को रजिस्टर करवाया उन्होंने उस सिस्टम में। हमें हमारी यानी जो है इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो ऑलमोस्ट 95% पीपल हु आर डिजर्विंग स्कोर कार्ड के वाले दे आर रजिस्टर्ड, वो आउट ऑफ सिस्टम में नहीं है। मुझे याद है कि शुरू में इसमें कुछ ट्रांसपेरेंसी के इशू थे, फिर उसके एक ऑडिट हुआ, पिछले हमारे टेन्योर में दूसरा ऑडिट हुआ, तो अब काफी हद तक ये सिस्टम जो है एक सॉलिड मुतवसत तक। देखिए अब एक ये बात सही आप कह रहे हैं, ये इन्फोर्समेंट का इशू है, ये सूबों की जिम्मेदारी है। देखिए जो हम कर सकते हैं करते हैं। अभी जब 2 राउंड्स में विद इन लास्ट मंथ जो एक दफा 30 और 5 पे 35 में डीजल, 20 में पेट्रोल, तो मैंने बकायदा 2 चीफ मिनिस्टर ने तो एक्शन लिया, 2 ने अभी नहीं लिया। मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि आप ट्रांसपोर्टर्स को, आप वाली बात कि जब 5 पे बढ़ते तो वो कीमतें फौरी बढ़ा दे किराए की हर चीज की, और ये अब इतनी बड़ी रिलीफ है तो इसको करें। मैंने देखा मीडिया में देखा कि उन्होंने 40 ट्रांसपोर्टर को मुराद अली शाह साहब ने बकायदा लिखा और उनको कहा, तो इसको करना चाहिए। मैं समझता इसको है जी
शुरू कर लिया। यानी जो आपका रिलीफ है और नहीं, जो लोग नहीं, डायरेक्ट रिलीफ तो जा रहा है, जिसने डीजल इस्तेमाल करना है या पेट्रोल उसको तो मिल ही रहा है ना, वो तो ले, हम कह रहे हैं इनडायरेक्ट, जो कि इसकी वजह से जो कीमतें बढ़ती थी वो रिवर्स होनी चाहिए। हाँ, वो अब वो है वो इशू, मैं हम कंसर्न माई सेल्फ कि वो मुनासिब नहीं है, लेकिन मैं दोबारा भी रिमाइंड कराऊंगा, जैसे मैंने ऑलरेडी बात की उनसे, उनको कहा भी उनको, यार मिनिमम वेज का देखे, हमें कोई जाहिर है कि आप कहते हैं हमने कंप्लेंट भी नहीं करनी, लेकिन आप साथ कह रहे हैं कि जो आपका अपने साथ जो कैमरामैन है और जो स्टाफ है वो अंडरपेड है, तो कोई कहेगा तो करेंगे ना यार, आप हैं। मैं फाइनेंस सेक्रेटरी साहब, आप इंटीरियर सेक्रेटरी से बात करें और कहें कि जीएनएन के साहब ने रिपोर्ट किया कि उनके कैमरामैन को और उनके स्टाफ को चले जी, मैं अमेंड कर देता हूँ जी, मैं अमेंड कर देता हूं कि जी इनको सबने सपोर्ट किया, इसका मतलब हर जगह पे ये मेरी गुजारिश होगी। मैं पहले राउंड में मैं अपील कर रहा हूं तमाम चैनल्स को कि मेहरबानी करें और ये मिनिमम वेज को आप एनफोर्स करें। यू आर सपोज टू बी द मीडिया लीडर्स ऑफ द कंट्री, अगर आप नहीं करेंगे तो बाकी कैसे करें? खुद करें और फिर तरगीब दें, आप फ्री लोगों को कोच करें कि भाई ये करें, क्योंकि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। आई थिंक थोड़ी सी हिम्मत होगी तो इंशाल्लाह अल्लाह बरकत भी डालेंगे, हो जाएगा। तो ठीक है, हम इसको करते हैं जी। सिक्योरिटी में फूड एग्रीकल्चर में 56% इंक्रीज है आरी से अगले साल। अच्छा, 56%। ये मुझे सिर्फ एक सेकंड, ये मुझे सेक्रेटरी फाइनेंस अभी दे रहे नंबर के फूड सिक्योरिटी वालों ने एग्रीकल्चर उन्होंने 56% इंक्रीज होगा आरी से। अब उन्होंने 56 पे इंक्रीज रखी है जी बजट में। आपने कहा रिसर्च में, रिसर्च ओवरऑल टोटल बजट ठीक है, बस काफी हो गई जी। ठीक है जी, जी सराहना साहब। पिछले 4-5 साल में जो चैनल आए हैं ना, आपके 50% चैनल जो है कैश मिलियंस में भी कैश थे, कोई रोकने वाला नहीं, सबको पता। ये आप चेक कर सकते हैं, और जो वर्कर्स हैं इनको देते ही कोई नहीं। उन्होंने ना चैनल से दे दोगे बाद चैनल से ना दे दोगे बाद नेगेटिव लिस्ट दे दो ना, जेड़े कर रहे ने, बाकी सारे ठीक है। कोई जरा कोट कर देंगे सनातन साहब, किसने को ये कहा? $290 क्यों पेंशन नु पाया? इट्स नॉट सपोज टू बी। देखिए, आप एक गलती काम करते हैं, एक सेकंड सराहना साहब, आप अपने अगर डिसिप्लिन नहीं रखना, ये कभी भी पेंशनर्स, इसके जो ये आपकी ऑटोनोमस बॉडीज हैं, दे आर नेवर पार्ट ऑफ द स्टेट पेंशंस। आपने पिछले चंद साल पहले प्रेशर में आके पता नहीं ये खुश करने के लिए पेंशन में डाल दिया। भैया खुदा का खौफ करो, जनरेट योर रेवेन्यू, योर रेडियो पूरा सेटअप। हाँ, वो नहीं, स्टेट ऑर्गन डजंट मीन कि यू हैव टू, नो, स्टेट ऑर्गन तो पीआई भी है, स्टेट ऑर्गन तो स्टील भी है, तो इसको भी जो है फिर बजट उसी में दे दें आप, तो असूल की बात है जी। बहरहाल हमने भैया इस तरह नहीं है, मैं फाइंड आउट की मेरी बात सुने, हमने सैलरीज एज स्पेशल केस दी है, दे आर सपोज टू डू देयर सैलरीज ऑन देयर ओन। अभी सैलरीज दी है और उनको हमने पेशावर जो विजिट हुआ है, तो हम सिंपैथेटिकली देख रहे हैं, लेकिन यार इस तरह आप अगर हर चीज डाल देंगे स्टेट पे तो अब कैसे चलेगा? और उनको अपने आप को रेवेन्यू इंप्रूव करना चाहिए, एक्सपेंडिचर मैनेज करना चाहिए। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है ये, कर दिया जी, इसी से अप्रूवल हो गई, तो जाहिर है कि उसमें कैबिनेट का अप्रूवल होता है, उसके बाद रेटिफिकेशन जी।
पेंशनर का जिक्र किया आपने, पेंशनर्स में जो है, अब ये मैडम को बताया कि नेशनल बैंक के जो पेंशनर है उसमें मतलब 15 साल से वो अपने उसको कैबिनेट को अभी तक नहीं पता। चलो जी, नेशनल बैंक को बता देंगे, नेशनल बैंक को इनकी जी फरहान साहब हैं जी। यार एक सेकंड, मैं 10 अगर सारे बोलेंगे तो फिर नहीं पता चलेगा ना जी। एक सेकंड जी, एक सेकंड। ये सनाउल्लाह साहब, कोई ऐसी गवर्नमेंट ने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी, मियां शहबाज शरीफ साहब ने। अगर हमारे अलाइज ने दी है, उनका हक है, हर पार्टी अपने अपना व्यूज कर रही है। हमारी सिंसियरिटी और पर्पस ये है कि हमने पूरा जो एग्री किया था इस पिछले यानी जो चंद महीनों के दौरान कैलकुलेट करके, नेगोशिएट करके, वर्कआउट करके ईसीपी के साथ वो टोटल बजट -5 बिलियन इस बजट में एज फॉर जनरल इलेक्शन रख दिया गया, नंबर 1। सो दैट शोज दी इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। हाँ, जहां तक हमारे अलाइज है, आपने एक उनके हेड का, एक पार्टी का अशरफ साहब ने नाम लिया, आपने लिया, उनका राइट है, हम उनको डिक्टेट तो नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने कोई गैर आईनी बात तो नहीं की, आपके आइन में है। तो अगर खुदा ना खासा वो ट्रिगर होती है रेलेवेंट क्लॉज, तो उसमें फिर है आपका। तो मैं समझता हूं कि हम उनको किसी को डिक्टेट नहीं कर सकते, एवरीबॉडी इज इंडिपेंडेंट। तो अगर उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, गवर्नमेंट की इंटेंशन काबीना के हद तक, उसमें उनके अपने मिनिस्टर्स मौजूद है जो अप्रूव किया उन्होंने बजट, उसमें इलेक्शन करवाने के लिए अमाउंट रख दी गई है। टाइम मैं तो इलेक्शन नहीं कराने ना, मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो नहीं है या इलेक्शन कमीशन, तो लेकिन हमारी इंटेंशन, हमने पैसे रख दिए हैं, तो इसका मतलब कि इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए। लेकिन मैंने फिर कहा कि एक दो पार्टीज के अगर हेड्स नहीं कहा है तो उनकी कोई होगी, हम उनसे पूछेंगे आपका क्या है। तो ये मेरा मतलब कोई ऐसी इसमें कोई खुदा ना खास्ता कोई बदनीति की बात नहीं है हमारी तरफ से। नहीं जी, नहीं जी, शाह साहब जरा नजदीक कर। Paris Club debt during COVID. Are you talking mostly about the bilateral debt you have to China, and what sort of timetable are you looking at with recently? Saeed Sheikh Sahab, as for the Paris Club reschedule is concerned, we have no such plan on our menu. We would not go for rescheduling of the multilateral debt. We will make the payments on time when it become due. I don't think it is a dignified way to go and tell them that we pay nahi kar sakte. That means you're virtually declaring yourself, you are not in a position and please consider. तो पेरिस क्लब तो या मल्टीलैटरल करे कोई, यहाँ तो बायलैटरल है, दैट इज ऑलवेज दी यू कैन नेगोशिएट, नॉट दैट फॉर हेयर कट और राइट ऑफ, यू विल नेगोशिएट फॉर अ लॉन्गर टर्म. But this is nothing unusual because of the COVID, because of the flood catastrophe, because of the other thing. तो वो एक आपकी बायलैटरल होती है, उस तो वो आपका बजाय ये कि आपका प्रिंसिपल एंड डेट रीपेमेंट्स हो रही हो, यू नो दैट कि जी उसको आप प्रिंसिपल को आप बैक लोड कर देते हैं और आप सर्विसेज करते रहते हैं. इस टाइप की रीस्केड्यूलिंग आफ्टर द बजट प्रोसेस ओवर वी विल consider and will talk to our bilateral partners, but there is no plan to go to the multilateral development institution requesting them to reschedule our debt. Sorry? जी. Sorry? You said last year, which was during the IMF 2022 call meeting, that Pakistan will look forward to rescheduling 27 billion worth of non-Paris Club debt, largely owed to China. But it will not include haircuts. So China did not really agree then. So what is different now? And secondly, kal aapne show pe restructuring bola hai. Is this restructuring or is this restructuring? देखिए, गुजारिश ये है कि मैंने अभी क्लैरिफाई किया बीबी के, हमारा कोई ऐसा, मैंने उस वक्त भी चाइना का नाम तो लिया था, सिर्फ बायलैटरल. यस, आई डिड से दैट एंड आई स्टिल आई होल्ड दिस स्टेटमेंट दैट वी शुड एंड वी कैन, ताकि हमारी आने वाले सालों में थोड़ा सा ईज आउट हो जाए. You service the debt, but you don't repay the principal, and that is negotiated, but no haircut, no write-off or no उसमें किसी किस्म की यानी फेवर. तो हम ये कह रहे हैं कि इसको हम कंसिडर करेंगे बजट के बाद. हमने अपने वर्किंग की हुई है, लेकिन मल्टीलैटरल को हम तकलीफ नहीं देंगे.
ان کی جو ہے IMF ہے, ورلڈ بینک ہے, اس طرح کے جتنے ملٹی لیٹرل ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوشن ہیں, وی ول میک دی پیمنٹ وین دوز بیکم ڈیو. وقاص الدین صاحب 24 سے NPR کا جو حلف ہے اس کے اوپر بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں. 2200 ارب روپے کا آپ نے اس کا NPR کا ہدف رکھا ہے. اس میں سے جو 1800 ہے وہ تو آٹومیٹک ہے, اس میں NPR کو کوئی اہمیت نہیں چلی. 200 ارب روپے کا NPR یا جیسا ٹیکس وصول کرنا ہے, تو یہ اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے؟ کیا یہ پاکستان اتنا بڑا ملک ہے, صرف 200 ارب روپے کے کوئی ٹیکس کرنا اور اتنی بڑی NPR کی مشینری ہے, سارا آٹومیٹک ٹیکسز ہے. 200 ارب روپے کے لیے آپ دیکھیں ٹیکس مشینری رکھی ہوئی ہے. 2000 ارب روپے کی اس کا ٹیکس چھوٹ دی گئی ہے. ٹیکس چھوٹ سے 2000 ارب روپے کی ہوتی ہے اور ٹیکس وصولی کا ہدف آپ نے 200 ارب روپے رکھا ہے. تو اس سے بہتر ہے آپ لگتا ہے آپ خوش نہیں ہے کہ ٹیکس فری بجٹ آیا. اس کو ٹھیکیدار کو دے دیں, وہ 2000 آپ ٹھیکیدار لا کے دیں مجھے, جو 12,000 بلین دے دیں گے. آپ لیڈ کریں, برنگ اے ٹھیکہ 12,000 بلین کا لایا, میں میک شور ویل گیو اٹ. ڈاکومنٹیشن کے لیے انہوں نے اور سب کچھ کیا یار. کریٹیسائز کرنا آسان ہوتا ہے وقاص صاحب, کوئی بڑا ٹارگٹ کی ضرورت نہیں ہے. وی ہیو ٹو جسٹ گو پریکٹیکلی اینڈ پریگمیٹیکلی. آپ میرا خیال ہے آپ کو ان کو ریکگنائز کرنا چاہیے, یہ اچھی بات نہیں ہے. وی آر تھینک لیس پیپل سم ٹائم. انہوں نے محنت کی ہے, اب ان کے منہ پہ کہہ رہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. کیسے کہتے ہیں؟ کس نے 7,200 اکٹھا کرنا ہے؟ یہی ٹیم ہے. آپ کا سسٹم روٹن ہے. باقی ایریا میں تو آپ نہیں کہتے. جہاں پیسے دے کے آپ غلط کام لوگ کرواتے ہیں جا کے پولیس میں اور دوسرے علاقوں میں, ادھر کوئی نہیں بولتا. جب ٹیکس کی باری آتی ہے تو ہم ان کے اوپر پیچھے پڑ جاتے. اٹس ناٹ فیئر. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اگر 9,200 کا ہدف رکھا ہے تو ایک پریکٹیکلی اگر ہم 9,600 کا رکھتے ہیں, آپ میں سے آدھے بندے آپ کے لیفٹ پہ بیٹھے ہوئے رانا صاحب سکتے لگے, یہ تو ہونا ہی نہیں. تو یار ایک طرف ٹیکس لگانے, دوسری طرف اب یہ 200 کیوں رکھا ہے؟ 2,000 کون سے بتائیں گے 2,000 ارب کی کیا آپ ایکسپلین کریں. آئی تھنک اٹ از اے میتھ کہ 2,000 جو ہم نے چھوڑ دیے, کون سے چھوڑے ہیں بتائیں جی چیئرمین صاحب. ایک میں کلیریفائی آپ کو کر دوں, Let him. جو آپ کے فگرز آتے ہیں, یہ کل بھی شاید بات ہوئی تھی ٹیکنیکل میٹنگ میں, اس پہ یہ ازمپشن کے لیے 100% ہی آ جائیں گے, ایسا نہیں ہے. پوری دنیا میں ایک ٹیکس کمپلائنس کا گیپ رہتا ہے, جس کی وجہ سے جو ٹیکس ڈپارٹمنٹس ہیں وہ تھرو انفورسمنٹ اس کو پورا کرتے ہیں. پاکستان میں بھی وہ گیپ ہے اور اس گیپ کو ہم پورا کرتے ہیں. پوری دنیا میں ایسا ہی ہے. جو جاپنیز ٹیکس ایڈمنسٹریشن ہے وہ پاکستان سے بھی زیادہ بڑی ہے, جاپان جیسے ملک کے اندر. سو آٹومیٹیکلی پوری دنیا میں کہیں پہ کوئی ٹیکس نہیں آتا, تھرو انفورسمنٹ آپ کو یہ گیپ کور کرنا پڑتا ہے. جو آپ کے جو آپ نے لیوی بھی کی ہو نا ٹیکسز, وہ بھائی وہ بھی نہیں آئیں گے. تو اس کے لیے تو میں ڈیو کریڈٹ دینا چاہیے. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ اس میں روم ہے. بہت لوگ کہتے ہیں, میں نے بھی آرٹیکل پڑھا جی 12,000 ہے 15,000 ہے, کو آئے نا آگے آ کے بتائے کہ کہاں پڑھنا ہے. وی ول انٹرٹین دیم. ان کو میں ان کو ریکمینڈ کروں اگر ہو جائے کامیاب سے 17 امتیاز دلوائے جو آپ کنسورشیم لائیں جو کہ گارنٹی کرے کہ 12,000 بلین اکٹھا کرے گا. ہم ساری FBR کو ایک سال کی چھٹی پہ بھیج دیں. جی اس میں ایڈیشنل ڈپازٹس آپ نے $2 بلین رکھے ہیں سعودی عرب سے, اور $1 بلین کا ایڈیشنل ڈپازٹ رکھا ہے UAE سے. ایک تو سر, اور ساتھ میں IMF سے بھی 2.2 یا 2.4 بلین رکھے ہیں نیکسٹ فائنینشیل ایئر میں. تو کیا آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ نیکسٹ فائنینشیل ایئر میں پاکستان جو ہے وہ IMF کے پاس جائے گا؟ دوسرا یہ جو NPR کا ٹارگیٹ ہے سر, اس میں جو اسٹیٹ بینک کا لا ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آخری کوارٹر میں وہ پیسے نہیں آتے, وہ نیکسٹ میں آتے ہیں. تو ایک شاید یہ بھی وجہ ہے. اور دوسرا سر ایک مجھے بتائیں, کیا کوئی پینلٹی جو رپورٹ ایک آئی تھی جس میں کوئی عمل درآمد نہیں ہوا, تو کیا ونڈ فال میں یہ ٹیکس اور پینلٹی آن کارڈ ہے؟ اور آپ اس سے اندازہ لگائیں یہ بینکنگ سیکٹر کتنا پاور ہو جائے کہ CDLS کی سے انسٹیٹیوشنل جو انویسٹمنٹ ہے وہ واپس لے لی ہے, اب وہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں پالیسی ریٹ پہ بھی اور پاکستان کی پہ بھی. میں عرض کرتا اس کے ہوں بارے میں کوئی تھوڑا سا جی, میں عرض کرتا ہوں مہتاب صاحب, یہ جو سعودی عربیہ کا UAE کا 2 بلین 1 بلین رکھا ہے, پہلے اس کا جواب دیتے تو یہ تو انہوں نے کنفرمیشن دی ہیں. وی ایکسپیکٹ کہ 30 جون تک اگر نہیں آئے تو اگلے سال میں آئے, اور اگر 30 جون تک آ گیا یہ ڈپازٹ تو آبویسلی ہماری اوپننگ بڑھ جائے گی, اور یہ ویسے ہی ڈیم ٹو بی آلریڈی ریسیوڈ ہوگا, اس کی ضرورت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. 3 بلین جو آپ نے IMF کا لکھا ہے وہ بیسیکلی
एक 9th and 10th रिव्यू को हमने रखा हुआ है कि हम बड़े श्योर थे जब फरवरी थे कि यार अभी भी मैंने उनको कहा था कि 9th रिव्यू फौरी कर लें, जो चीज मांगते हम देते हैं, 10th रिव्यू शुरू करते, पर उनकी अपनी मर्जी है, दे आर इंडिपेंडेंट बॉडी, एक ग्लोबल अदारा है मल्टीलैटरल, तो इसमें बेसिकली वो है, तो उसका मैं समझता हूं कि हमारे पास ऑल्टरनेट है कि हम अगर वो नहीं मिलता तो जब मैं आपसे शेयर कर चुका हूं कि 3.5 बिलियन कमर्शियल बैंक से हमने अदा किया है, जो कि एक्चुअली दिसंबर क्वार्टर का हमारा एक्सटर्नल डेट रिड्यूस हो गया 4.25 बिलियन, 4 बिलियन के करीब, तो वो हमें वो फैसिलिटीज मिलेंगी, तो देयर इज ए पोटेंशियल, इसमें नवा तो आना चाहिए, तो 1.1 तो समझे आ जाएगा, तो अगर वो जून के बाद आती है तो ये माइनस हो रिड्यूस हो के 1 बिलियन रह जाएगा, उसका हम रिप्लेसमेंट करेंगे इंशाल्लाह। मुझे अब फ्रैंकली जब किताबें थी, अब मैं नहीं समझा कि 10वां रिव्यू का कोई भी चांस है, अब तो 3 हफ्ते रह गए हैं, तो 9th रिव्यू चूंकि हमने बहुत मेहनत भी की है, अवाम के ऊपर भी पूरी तरह हमने बोझ डाला है, मुश्किल तरीन रिफॉर्म्स किए हैं जो कि नॉर्मली 2-4 साल में होने वाले थे, वो हमने 7-8 महीने में किए हैं, तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि इट विल बी ओनली फेयर कि पाकिस्तान को 9वां रिव्यू करके तो ये हमें पेमेंट मिले। दी अदर बैलेंस आई डोंट एक्सपेक्ट के दैट विल बी पॉसिबल अनलेस कि अगली गवर्नमेंट इंशाल्लाह जो भी बने, हो सकता है हम ही बैठे हो अगले साल फिर बजट पे आपके साथ इधर, वो तो अल्लाह को पता है इंशाल्लाह, तो वो फिर अगर प्रोग्राम में जाती है, मैं आई एम नॉट कमिटिंग, वो उसको जाहिर है फिर तो वो पैसे इससे ज्यादा होने चाहिए ना। सुभाष राणा साहब, बैंक्स, अब बैंक्स का मैं समझता हूं कि हम उसमें देखिए मेहताब साहब, यू नो वेरी वेल कि इसमें बहुत चीजें देखने वाली, ये जो एक किस्म की वर्चुअल मोनोपोली कायम हो गई है ना, वो टूटनी चाहिए। उसके लिए मैं समझता हूं कि पहला जो बेहतरीन स्टेप हम कर सकते हैं और उसके लिए काम हो रहा है कि वी मस्ट डेवलप अपने जो टी बिल्स हैं वो हम जनरल पब्लिक को डायरेक्टली भी दें, तो बजाय ये कि हम बैंकों को दें फिर बैंक आगे बेच देते हैं, तो वो उसके लिए यू विल सी आइंदा 2-3 हफ्ते में पॉजिटिव यानी एक्शंस कि हम जनरल पब्लिक को ये देना चाहते हैं थ्रू अवर सिस्टम फाइनेंस डिवीजन कि अगर वो हमारे पेपर लेना चाहती है तो डायरेक्ट पैसे, ताकि इन बिटवीन, तो इससे भी कोई प्रेशर इंशाल्लाह कम होगा। कुछ और भी रिफॉर्म्स करें, फिर आपसे शेयर करेंगे जी। वो तो मैंने पता तो कितनी इज्जत कर दी। ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟਡ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ मेरे लिए ब्लेम पाई जा रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन कहां से लेते हैं? ये पीबीसी की मीटिंग वाज टोटली कॉन्फिडेंशियल। एक मैनू नहीं समझते कि ਇਹਨਾਂ ਦੇ पेपर गायब होंगे ने, ਇਹ दफ्तर मीटिंग बिल्डिंग नहीं होंगे, कई कमरों से पेपर गायब हो जाते हैं। जी तो दसो कि इतना तो बताया ना। नहीं कैसे डिफॉल्ट है यार? डिफॉल्ट तो नहीं होता, डेट इज नेवर डिफॉल्ट। नहीं नॉर्मल बिजनेस भी करते हैं, आपकी लिक्विडिटी क्रंच है, आपकी कैश फ्लो इश्यूज है, दैट इज नॉट ए डिफॉल्ट। अगर दोनों पार्टीज म्यूचुअली करती हैं, देयर इज नथिंग न्यू। पूरा बैंकिंग सिस्टम दुनिया का भरा हुआ है, अपना सारे करते हैं, तो नहीं मैं क्या आप डोमेस्टिक बैंक्स को डेट रिस्ट्रक्चरिंग में शामिल करेंगे? डोमेस्टिक बैंक इनको डेट रिस्ट्रक्चरिंग में शामिल करें, तो जो कि आपकी जो 7300 अरब रुपया कॉस्ट है IMF पार्टनर है, अगर 7300 अरब की है उसमें 85% आपका डोमेस्टिक, 15% एक्सटर्नल और तो से रहता है। तो अगर आप डोमेस्टिक को शामिल नहीं करेंगे तो आप ये समझते हैं कि आपका जो केस है आइज ऑफ दी बायोमेट्रिक पैरामीटर वो मजबूत होगा जब आप डोमेस्टिक को एक्सक्लूड कर देंगे? जी मैं अर्ज करता हूँ। देखिए राणा साहब,
डोमेस्टिक को आपको रीशेड्यूल करने की जरूरत नहीं है। और ये हमारी बदकिस्मती है कि हमने कुछ ऐसी चेंजेस कर ली हैं कि हमने गवर्नमेंट को बिल्कुल मफलूज कर दिया है इन टर्म्स ऑफ इट्स मैनेवरेबिलिटी। आप पहले स्टेट बैंक से जब जरूरत है, टाइमिंग होती है ना हर चीज की, यू यूज्ड टू प्लान एंड एवरी एंड ऑफ क्वार्टर हम उसको जीरो करते थे। मुझे उसमें कोई कवाद नजर नहीं आती है। एनीवे, अब चूंकि हुकूमत पिछली ने अमेंडमेंट्स के जरिए वो खत्म कर दी, उसकी वजह से आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कमर्शियल बैंक ने उसका एडवांटेज उठाया और जो स्प्रेड लेते ओवर पॉलिसी रेट वो बढ़ गया। इट वेंट as much as up to 2+ percentage points in the previous government last 1 year. कई उन्होंने, आपने कोर्ट भी कई जगह पे उन्होंने 2% तक 1.5% लिया। ये अब एक सिस्टम है, इसको मैं समझता हूं कि जरूर रिव्यू करना चाहिए कि इसको हम कैसे, क्या ऑल्टरनेट सिस्टम, इसको करेक्टिव एक्शन हम ले सकते हैं। दूसरा जो आपने फरमाया कि अगर हम डोमेस्टिक करेंगे तो एक्सटर्नल पे उनको, यानी दे विल प्रॉब्ली बी कन्विंस्ड। मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई डोंट थिंक वी नीड एट ऑल कि हम डोमेस्टिक जो डेट है उसको रीशेड्यूल करें, क्योंकि आपने खुद ही अमाउंट भी बता दिए। और वो जो है, आई मीन इफ बीइंग ए सॉवरन कंट्री यू कैन नॉट मीट your own currency requirement of the debt repayments, तो that's a very serious situation. तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान has any issue vis-a-vis domestic debt. ना आप आ जाते एक्सटर्नल डेट के। एक्सटर्नल डेट ऑब्वियसली you can't print your dollars. उसका तो यही है कि we should learn to live, जो मैंने 5 साल पहले कहा था कई फोरम्स में, learn to live, to use external resources as much as you can afford. And pledge the future payments which you think, and according to your conservative and serious projections, you will be able to meet. अगर ये बातें हमने चंद साल पहले डाइजेस्ट करके इसको अमल किया होता, आई कैन प्रूव यू विद फैक्ट्स एंड फिगर्स के आज हम इस भंवर में ना फंसे होते। सेकेंडली, ये जो राणा साहब, ये जो पोर्शन है, अच्छा बाय द वे, इस वक्त डोमेस्टिक डेट को तो रीशेड्यूल कराना मेरे नजदीक बेवकूफी। भाई आप रीशेड्यूल तो लॉन्ग टर्म पे करेंगे, जो आपका लेंडर है वो कहेगा बिस्मिल्लाह, आओ 22% पे कर लो। दिस इज नॉट द टाइम। ना इस वक्त शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म डेट को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करने का टाइम है। आई एम श्योर यू ऑल नो, पर्टिकुलरली राणा साहब, यू अंडरस्टैंड मैं वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम, क्योंकि ये रेट जो पॉलिसी रेट है, लॉन्ग टर्म में जाने का टाइम था 6.5%, एंड वी ट्राइड ऑल्सो टू गो। आपको याद होगा कि हमने उस वक्त काफी पोर्शन लॉन्ग टर्म डेट में शिफ्ट किया, क्योंकि दैट इज द राइट ना। 6.5 आपको 7% पे, 7.5 पे अगर 10 साल का मिल रहा है, 15 साल का मिल रहा है लॉन्ग टर्म, तो आप जाएं। अभी दिस इज नॉट द टाइम। तो ये राणा साहब, अल्लाह करे कि जल्दी वक्त आए जब को रीजनेबल जो पॉलिसी रेट हो, उस वक्त आपको फिर इस टाइप के जो डेट्स हैं वो आपको करने चाहिए। तो टू कट इट शॉर्ट, डोमेस्टिक में हमें कोई इशू नहीं है, ना होनी चाहिए किसी भी सॉवरन मुल्क को, अल्हम्दुलिल्लाह। एक्सटर्नल yes, because we can't print the foreign currency, so either we mobilize more resources through exports and remittances, जो हमने पूरी कोशिश की है, इस बजट के जरिए भी हम इंसेंटिव दे रहे हैं, और उसके जरिए आप फिर then you can adjust your spending according to your resources. मेरी हमेशा से यही रही है कि हम उतना खर्च करें, उतना फ्यूचर को प्लेज करें पर फ्यूचर पेमेंट्स जो हम समझते हैं कि रियलिस्टिकली वी विल बी एबल टू डू इट। सो उसके पीछे प्रॉपर प्रोफेशनल वर्किंग होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। 2 घंटे हो गए जी, बस 2 घंटे हो गए। वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर खजाना इसहाक डार का कहना था कि बजट के बाद तजावीज़ को डील करने के लिए कमेटी बनाई जा रही है। प्राइवेट पब्लिक सेक्टर को लेकर चलने से मुल्क का पहिया चलेगा। FBR की कलेक्शन 12.16 अरब रुपए है। SDB में हेल्थ, एजुकेशन, सोशल सेक्टर और ट्रांसपोर्ट के लिए बजट रखा गया। इसहाक डार का कहना है कि सूबों का तरक्याती बजट 1559 अरब रुपए है।